हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विज क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट स्फीयर ऑफ अर्थ। अर्थ के अगले स्फीयर के बारे में हम बात करेंगे जिसमें पानी होता है, मतलब दैट स्फीयर ऑफ अर्थ दैट कंटेन वाटर। तो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड हम 10 to 15 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। So let's get started in the video. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ओशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ्स टोटल वाटर। तो अर्थ का टोटल वाटर अगर हम 100% कंसीडर करते हैं तो कितना वॉल्यूम है परसेंटेज में जो कि ओशंस में प्रेजेंट है। तो अगर अर्थ का टोटल वाटर हम कंसीडर करते हैं 100%, तो उसमें से 97 जो परसेंट है, 97% वाटर दैट इज इन ओशन। सो ओशन होल्ड 97% ऑफ द ऑल अर्थ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कंसिस्ट होता है वो ओशन या सी वाटर कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव, विच लेयर ऑफ द ओशन एक्सपीरियंस द मोस्ट रैपिड टेम्परेचर चेंज विद डेप्थ। सो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ओशन में, तो कौन सी लेयर है जो ओशन की जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट टेम्परेचर चेंज होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बदलाव वहाँ पे देखने को मिलता है। सो थर्मोक्लाइन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है थर्मोक्लाइन, तो थर्मोक्लाइन जो है वो लेयर है हाइड्रोस्फेयर की, वो लेयर है हाइड्रोस्फेयर की जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है टेम्परेचर में। सो थर्मोक्लाइन इज अ ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन वार्मर अपर एंड कोल्डर डीपर लेयर। सो जैसे हम देखेंगे कि जो ओशन होता है ना, तो ओशन की जो अपर लेयर होती है वहाँ पे क्योंकि सनलाइट आती है तो वो लेयर तो गर्म होगी, जबकि जो नीचे नीचे हम जाते जाएंगे तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होगी, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती, वो डार्कनेस वहाँ पे होती है। सो इनके बीच की जो लेयर है ना, दैट इज नोन एज थर्मोक्लाइन। तो एक ट्रांजिशनल लेयर है। ट्रांजिशनल मतलब जो ना तो ठंडी है बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। ना तो ठंडी है नीचे की तरह बिल्कुल जहाँ पे डीपेस्ट जो लेयर है बहुत ठंडी है, ना ही ये सरफेस जो लेयर है ऊपर वाली जो लेयर है उसकी तरह गर्म है। तो ये बीच की है ट्रांजिशनल लेयर। तो थर्मोक्लाइन एक ट्रांजिशनल लेयर है बिटवीन अपर वार्मर लेयर, अपर वाली जो लेयर होती है वो गर्म होती है, और कोल्डर डीपर लेयर, जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो डीप जो लेयर होती है ओशन की वो कोल्डर होती है। सो ये जो थर्मोक्लाइन है वो ट्रांजिशनल लेयर है शोइंग शार्प थर्मल ग्रेडियंट। तो इस लेयर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि थर्मोक्लाइन लेयर में एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज वहाँ पे देखने को मिलता है, कि ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज था, एकदम से यहाँ पे डिक्रीज हो और नीचे होते होते वो डिक्रीज हो जाता है। तो एक गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पे टेम्परेचर में। नेक्स्ट वी हैव द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स इन। जो फ्रेश वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी वो कहाँ पे कौन सी कितनी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर अकर एट, जो फ्रेश वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे देखने को मिलती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस, हमेशा ध्यान रखेंगे, जीरो नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी सबसे ज़्यादा भारी यानी डेंस होता है। सो फ्रेश वाटर जो है इट इज़ डेंसिएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे ज़्यादा उसका घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा वो डेंस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच हैज़ सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक तरीके से दे मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखने को मिलेगी। Which of the following constitute the smallest portion of Earth hydrosphere? अर्थ हाइड्रोस्फेयर का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे हमने अभी सबसे पहले ऊपर देखा, अर्थ हाइड्रोस्फेयर का मतलब अर्थ पे अगर हम टोटल 100% पानी ले रहे हैं, मान के चलते हैं, तो 70% तो ओशन में होगा। तो सबसे कम किस में होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉलेस्ट पोर्शन? रिवर्स में होगा कि ग्लेशियर्स में होगा, ग्राउंड वाटर में होगा कि ओशन में होगा? सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ओशंस में तो नहीं होगा क्योंकि 97% है वहाँ पे, तो सबसे कम तो नहीं होगा, स्मॉलेस्ट तो नहीं है। ग्राउंड वाटर में नहीं, ग्राउंड वाटर में भी नहीं होगा। ग्लेशियर्स में होगा क्या? ग्लेशियर्स में भी नहीं होगा क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होके ही तो ओशन में जाता है पानी, तो वहाँ पे कैसे कम हो सकता है। तो बचा क्या? रिवर। तो जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में भी जो रिवर्स हैं, बेसिकली फ्रेश वाटर की यहाँ पे बात हो रही है। सो रिवर अकाउंट ओनली वेरी वेरी लो अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर बजट कंपेयर टू ग्लेशियर एंड ओशन। तो ग्लेशियर और ओशन के कंपैरिजन में सबसे कम कहाँ पे होता है? रिवर्स में होता है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, जो नमक खारापन जो है, सैलिनिटी उसको बोला जाता है। जो सैलिनिटी है वाटर, ओशन वाटर की, दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू विच ऑफ द टू आयन?
कौन से दो आयन्स हैं जिनकी प्रेजेंट होने की वजह से वाटर जो है वो सैलाइन होता है? सो वाटर की जो सैलिनिटी हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सैलिनिटी पूछा है, हार्डनेस नहीं पूछा है, सैलिनिटी पूछा है। नमकीन जो होगा पानी, अब नमकीन किसकी वजह से होता है? नमकीन होता है नमक की वजह से, सिंपल है ना। नमक क्या होता है? नमक होता है NaCl। तो इसको आप ऐसे लर्न करेंगे, NaCl क्या होता है? नमक होता है। नमक नमक की वजह से पानी जो है वो खारा होता है, और नमक को क्या बोला जाता है? सैलिनिटी की। नमकीन जो पानी है उसको क्या बोला जाता है? कि वाटर इज बीइंग सैलाइन। सो जब NaCl को, क्योंकि अभी तो ये कंपाउंड फॉर्म में है, जब आप NaCl को पानी में डालते हैं यानी कि इसकी एक्वस फॉर्म बनाते हैं, तो ये अपने रेस्पेक्टिव आयन में टूट जाता है। अब जैसे कि Na जो है वो पॉजिटिव है नेचर में, दैट इज लाइक Na प्लस है, और जो Cl है वो NaCl माइनस है, तो ये आयन्स में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। सो सैलिनिटी जो है वो ओशन की, वो किन दो आयन की वजह से? वो है NaCl की वजह से, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन आयन की वजह से। ओके, सो सोडियम एंड क्लोराइड जो आयन है, दे मेक अप ओवर 85% ऑफ द डिजोल्व सॉल्ट इन द सी वाटर। हालांकि सी वाटर में जो नमकीन जो पानी होता है, नमक जो होता है, वो और भी आयंस की वजह से होता है, पर सबसे ज़्यादा जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम और क्लोरीन के या क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो 85% या लगभग लगभग 90% जो सैलिनिटी होती है उसका कारण क्या है? वो ये दो आयंस हैं। बाकी इसके अलावा अदर भी जो आयंस है वो भी सैलिनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि सैलिनिटी की बात हुई तो यहाँ पे तो हमने सैलिनिटी की बात की, अभी हार्डनेस की बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि वाटर में हार्डनेस किन दो आयन की वजह से होती है, तो हार्डनेस का रीजन जो है वो क्या है? प्लस Ca+2 और Mg+2। सो ये दोनों जो हैं वो कैसे आयन है? ये दोनों डाईवैलेंट आयन है, मतलब जिनकी जो वैलेंसी है वो 2 है। जबकि अगर मैं बात करूँ Cl- और Na+ की, तो ये जो है वो मोनोवैलेंट आयन है, मतलब इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। तो दीज आर नोन एज मोनोवैलेंट आयन, वाइल Ca+2 और Mg+2 आर नोन एज डाईवैलेंट आयन। सो डाईवैलेंट आयन या इनको मल्टीवैलेंट भी बोल सकते हैं। 2 से ज़्यादा जिनकी वैलेंसी होती है उनको हम मल्टीवैलेंट बोलते हैं, और एक जिनकी वैलेंसी होती है उनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। सो दिस इज मोनोवैलेंट, दिस इज डाईवैलेंट, और यू कैन से दैट मल्टीवैलेंट। ओके, नाउ हार्डनेस जो है वो इन दो आयन की वजह से होती है। The major freshwater reserve on Earth, excluding ice caps, is stored in. मेजर जो फ्रेश वाटर रिजर्व है अर्थ पे, अगर हम आइस कैप्स को एक्सक्लूड कर दे, वो किस में स्टोर होता है? फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ है अगर हम आइस कैप्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं? तो जैसे हमने वो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी, तो सबसे कम तो रिवर्स में था, तो रिवर तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि सबसे कम था वहाँ पे। लेक्स भी नहीं है बिकॉज वो सरफेस पे ही हैं और रिवर के जैसी ही हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं होगा। एटमॉस्फेयर में है क्या सबसे ज़्यादा? नहीं, एटमॉस्फेयर में भी नहीं है, मॉइस्चर वगैरह ही तो होती है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो पानी है फ्रेश वाटर को अगर हम कंसीडर करें, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर रिजर्व है अर्थ में, वो कहाँ पे है? ग्राउंड वाटर में। यहाँ पे आइस कैप्स को एक्सक्लूड किया गया है। अगर आइस कैप्स भी होती तो सबसे ज़्यादा आइस कैप्स में होता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर। सो आफ्टर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के बाद सबसे ज़्यादा ओशन में हुआ। फ्रेश वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये सेलाइन वाटर हुआ ओशन में। फ्रेश वाटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप्स में हुआ। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओशन बिकम डेंसर विद, ओशन वाटर जो है वो डेंसर डेंसर कब होता है? कब उसमें घनत्व आता है? सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग सैलिनिटी। क्या इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड सैलिनिटी? डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग सैलिनिटी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग सैलिनिटी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ओनली। तो क्या इसका आंसर होगा? द आंसर इज आंसर नंबर बी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग सैलिनिटी। टेम्परेचर जब कम होता जाता है और सैलिनिटी जब बढ़ती जाती है, तो ओशन का जो वाटर होता है तब वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है। समझिए आप इस बात को, समझाती हूँ, देखो। दिस इज आइस क्यूब, दिस इज जस्ट मेयर वाटर, ये पानी है, ठीक है। ये पानी है, ये बह सकता है। अभी इसका टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है। जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखते हैं, मतलब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप इसको क्लियरली फील कर सकते हैं, देख सकते हैं
कि जो आइस क्यूब है वो एक क्यूब मतलब क्यूब टाइप होता है, तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो वो थोड़ा-सा डेंस फ़ील देता है ना? तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से वो डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर सैलिनिटी इंक्रीज़ होगी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड के आयन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो वो पानी को और भी ज़्यादा भारी बना देंगे, सैलिनिटी उसकी इंक्रीज़ कर देंगे। तो डिक्रीज़िंग टेम्परेचर और इंक्रीज़िंग सैलिनिटी वाला जो कॉम्बो है वो सबसे परफेक्ट है, जो ये बताता है कि वाटर जो है वो डेंस होता है व्हेन ओशन वाटर हैव लो टेम्परेचर एंड हाई सैलिनिटी। So cold, salty water is denser, driving deep ocean currents, thermohaline circulation. Thermohaline is basically temperature कम और salinity ज़्यादा. Thermo मतलब temperature से related है, haline मतलब salinity से related है. Saline से related, haline. Which current is responsible for bringing warm water to Europe, influencing its climate? कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल है दैट ब्रिंगिंग वार्म वाटर टू यूरोप और जो कि उसके क्लाइमेट को भी प्रभावित कर रहा है? क्या वो कैलिफोर्निया करंट है, क्या वो गल्फ स्ट्रीम है, क्या वो हम्बोल्ट करंट है, क्या वो कैनरी करंट है? सो दैट इज गल्फ स्ट्रीम. Gulf Stream is the right answer. Gulf Stream transport warm water from Gulf of Mexico to Western Europe. तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से वेस्टर्न यूरोप की तरफ जो वार्म वाटर लेके जाता है दैट इज गल्फ स्ट्रीम. सो गल्फ स्ट्रीम की वजह से वो वहाँ के टेम्परेचर को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. द मेन ड्राइवर ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मेन ड्राइवर क्या है, मतलब कि हाइड्रो ड्राइवर इज व्हाट. इसको जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हमेशा आप उसे सोचिए कि मतलब क्या हो सकता है इस वर्ड का. ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर वो होता है जो पूरी की पूरी व्हीकल को चलाता है, बस को चलाता है, ट्रेन को चलाता है, प्लेन को चलाता है. प्लेन के लिए तो हम उसे पायलट कंसिडर कर देंगे. ड्राइवर की अगर हम बात करें जो ट्रक को चलाता है, कार को चलाता है, बस को चलाता है, वो ड्राइवर है ना. अब इसमें बोला है कि मेन ड्राइवर कौन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, तो मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो चला रहा है वो उसका ड्राइवर हुआ, है ना. तो आप इसको ध्यान से समझिए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होती है कि वाटर है, लेकिन वाटर है, वो रहेगा, वो तब तक रहेगा, वो तब तक इवेपोरेट नहीं होगा जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलती, मतलब सन की रेडिएशन नहीं मिलती. तो जब तक उसे सोलर रेडिएशन नहीं मिलेंगी तब तक वो इवेपोरेट नहीं होगा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, पूरी की पूरी जो साइकिल है वो नहीं चलेगी. तो जो मेन ड्राइवर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का दैट इज सोलर रेडिएशन. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे भी वीडियो है, उसको मैं पिन कर दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हैं. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो मेन ड्राइवर है दैट इज सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन से ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होती है. मान लीजिए सन की रेडिएशन ना हो तो जो पानी है वो तो अर्थ पे ही रहेगा. सो ना इवेपोरेशन होगा, ना कंडेंसेशन होगा, ना वापस से प्रेसिपिटेशन होगा. तो सन की एनर्जी क्या करती है, चलाती है, बेसिकली ड्राइव करती है इवेपोरेशन को, देन उसके बाद कंडेंसेशन, देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन. सो द कोर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट इज सोलर रेडिएशन. Next, we have the zone in lake where light penetrate is too low for photosynthesis is called. कौन सा जोन है वो लेक का जहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो नहीं पाती, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, तो वो कौन सा जोन है. सो दैट इज एफोटिक जोन. एफोटिक जोन जो सबसे नीचे होता है, सो इट इज लाइज बिलो द यूफोटिक जोन. यूफोटिक जोन के नीचे जो लाई करता है वो एफोटिक जोन होता है. एंड यूफोटिक की वजह से मतलब वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो पूरी कवर हो जाती है, सरफेस वाली लेयर, तो नीचे तक लाइट ही नहीं आ पाती है. तो वो जो जोन है वो डार्क हो जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे अंधेरा होता है, वो ठंडी वहाँ की लेयर होती है. तो एफोटिक जोन इज दैट जोन ऑफ लेक दैट लैक सफिशिएंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पाती है. सो दिस इज इट अबाउट हाइड्रोस्फेयर. सो हाइड्रोस्फेयर के बारे में ये क्वेश्चन हमने देखे. आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो. आई होप दिस इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ यू हैव योर एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. बाय बाय.